Hi everybody. Uh, Today also in our EVS lecture we will discuss again some points, important points regarding our project, regarding assignments, because we have finished all the 5 chapters, all the 5 assignments. I have told you how to write the project, that also marking scheme we have seen, and even I have given you the topics for project also. Okay, and in the previous lecture all your doubts, whatever doubts you were asking, even again I have cleared that in the previous lecture. And I think all of you by now have got the project topic, and also you know the assignment questions. Assignment questions are same for all. Okay, all the students will have to write the same 5 assignments, that 5 questions which I have given. And I have also forwarded, I think your class teachers have forwarded that project topics and assignment questions in your respective class groups. तो अपने अपने ग्रुप में आपको लिस्ट मिल गई है ऑलरेडी प्रोजेक्ट की एंड असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी, और लेक्चर्स में भी मैंने आपको पूरा टॉपिक्स और असाइनमेंट सब बता दिए हैं. फिर भी अगेन इन टुडेज लेक्चर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल डिस्कस अगेन. ठीक है, सो today I think we'll talk something about our marking scheme, project marking scheme. But before that, some points regarding assignments. See, assignments 5 questions I have given. जैसे मैंने बोला सभी को सेम 5 असाइनमेंट्स लिखना है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सबको सेम आएगा. एवरी असाइनमेंट यू विल राइट हाउ मेनी पेजेस, 2 पेजेस. बट 2 पेजेस कैसे? फ्रंट साइड एंड बैक साइड ऑफ द पेपर. ठीक है, इन दैट वे 2 पेजेस. बिकॉज सी एक असाइनमेंट के लिए 4 मार्क्स ही है. फॉर असाइनमेंट्स टोटल मार्क्स इज 20. ठीक है, 20 मार्क्स फॉर 5 असाइनमेंट्स. So for one assignment only 4 marks are there. So accordingly you are going to write the front and back side of one page. That much is enough for your assignment. But see that when you are writing the assignment, you have to mention the assignment number, write the question of the assignment, and then write the answer. And every new assignment you start on a new page. In that way you have to do. Of course अभी मैंने आपको बोला है कि EVS का जो नोटबुक है, क्लास वर्क का जो अपना नोटबुक रहता है, कोई भी लॉन्ग नोटबुक, स्मॉल नोटबुक, उसमें ही लिख के रखना है. ठीक है, उसमें लिख के रख दो. बाद में जनवरी में देखते हैं, कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तुम लोगों को प्रोजेक्ट बुक्स लेना पड़ेगा, बोर्ड का या क्या, वो पूरा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को बाद में मिलेगा. अभी फ़िलहाल तुम लोगों को सिर्फ अपने एक लॉन्ग नोटबुक में ये सब लिख के रखना है. तो अगर आप स्मॉल नोटबुक में भी लिख रहे हो अभी फॉर टाइम बीइंग, तो यू सी प्रॉपर्ली कि 4 मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा. मतलब ऐसे जस्ट पेजेस मत फिल करके रखो. सी द क्वेश्चन, सी दैट यू हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव आस्क्ड इन द असाइनमेंट क्वेश्चन. एंड असाइनमेंट, यू नो दैट वॉट एवर आई हैव थॉट इन द लेक्चर्स, वॉट एवर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, इन द चैप्टर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, बराबर. 5 चैप्टर्स, 5 असाइनमेंट्स. तो एवरी असाइनमेंट्स आंसर इज इन द EVS चैप्टर्स. फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड असाइनमेंट का सेकंड चैप्टर में. तो जस्ट यू हैव टू मेक दैट प्रॉपर नोट्स. तो 4 मार्क के लिए, एंड जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का पूरा इंफॉर्मेशन जो है, उस क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स कवर होना चाहिए वो पूरा आपको कवर करना है फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, फॉर एवरी क्वेश्चन. तो कीप दिस इन माइंड and write the assignments properly.
Don't copy exact word to word from your friends. As I told you previously also, हेल्प ले लो एक दूसरे का, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखना नहीं है आपको. असाइनमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट अपने अपने वर्ड्स में लिखो. अपना वो डिफरेंट दिखना चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स. सो ये था असाइनमेंट्स के बारे में. प्रोजेक्ट अगेन अभी आपके ईवीएस के नोटबुक में ही लिख के रख दो, कोई भी लॉन्ग नोटबुक या स्मॉल नोटबुक. एंड मैंने आपको जब मार्किंग स्कीम बताया था, तो दैट टाइम आई टोल्ड यू हाउ मेनी लाइन्स यू आर सपोज टू राइट फॉर एवरी पॉइंट. टुडे अगेन इन शॉर्ट आई विल टेल यू. ठीक है. सो प्रोजेक्ट एज यू नो इट इज़ कैरिंग टोटल 30 marks. Now that 30 marks are divided into internal and external examiners marks. So internal examiner, that means myself. Internal examiner has 20 marks and external examiner, that is for external assessment, there are 10 marks. ठीक है. तो ये 20 marks and external का 10 marks ये किस तरह से डिवाइड किए, that also we'll see again today. And see that external assessment will be done by the external examiner only. External examiner means जब आपका ये ओरल एग्ज़ाम्स वगैरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट होता है बोर्ड का, तो दैट टाइम इटसेल्फ अपना ईवीएस का भी ओरल एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, फाइनल ओरल एग्ज़ाम्स. एंड दैट ओरल एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर. बोर्ड इज़ अपॉइंटिंग टीचर्स from other colleges as external examiners in our college. So don't think कि external exam जो है वो मैं ही लूँगी, नहीं. Other teachers, दूसरे colleges से teachers आएंगे, they will check your project report and they will conduct the oral exam. They will ask questions based on your project topic and based on your assignments to you. जो भी आपने project book में लिखा है, जो भी आपने प्रोजेक्ट में लिखा है, जो भी आपने असाइनमेंट में लिखा है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर. एंड देन दैट पर्सन, दैट एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स आउट ऑफ 10. एंड बुक में जो लिखा है प्रोजेक्ट और 5 असाइनमेंट्स, वो पूरा लिखा है या नहीं, पॉइंट वाइज लिखा है या नहीं, ये सब चेक करके मैं आपको 20 में से मार्क्स दूंगी. मतलब टोटल आपका प्रोजेक्ट का मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स है. ठीक है. नाउ विल सी हाउ दैट मार्क्स आर डिवाइडेड. तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट. तो ये जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट का, फॉर द 20 मार्क्स, और आई विल से दैट 20 मार्क्स आर डिवाइडेड इन 7 पॉइंट्स. ठीक है. ये जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट का, ये 20 मार्क्स के लिए आपको 7 पॉइंट्स लिखना है. वो 7 पॉइंट्स में ये 20 मार्क्स डिवाइड करके किया. अब ये 7 पॉइंट्स कौन कौन से, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन और सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक दोनों सेम है. तुमको लिखना है बुक में सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, बट उसका मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स. अगेन आई एम टेलिंग 2 मार्क्स के लिए लिखना है, 2 मार्क्स के लिए लिखना है, मतलब ये नहीं कि 2 लाइन लिख दो, नहीं. फॉर 2 मार्क्स यू आर सपोज टू राइट 8 to 10 लाइन्स. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, यू पीपल नो वेरी वेल. जो भी आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक आपका मिला है, जैसे समझो आपका टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको वाटर कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन देना है. मीन्स यू विल राइट मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यू विल राइट मेथड्स. इन शॉर्ट आपको 8 to 10 लाइन्स में उसको कवर करना है. इंट्रोडक्शन को प्रस्तावना देनी. अगर आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है या फिर एनर्जी से रिलेटेड है, तो राइट व्हाट इज़ एनर्जी, हाउ यू कैन minimize the use of energy, why you should minimize, then the types of energies, conventional and non-conventional, that you can write. If your project is regarding any botanical gardens or any medicinal plants, then you will write what are medicinal plants, what are botanical garden, उनका यूज़ क्या है, क्यों चाहिए हमको botanical gardens and all. तो whatever question, whatever project topic you have got,
वो प्रोजेक्ट टॉपिक में से रिलेटेड उस प्रोजेक्ट टॉपिक का मीनिंग एंड उस टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन देना है फॉर 2 marks. So that was the first point, selection of the topic. Second point is actually objectives. ठीक है. So objectives you have to write for 2 marks. ठीक है. Objectives for 2 marks. How many objectives you are going to write? You are going to write 4 objectives. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके पहले शायद रेलेवेंस का पॉइंट है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखा तो भी चलेगा, या फिर रेलेवेंस के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव्स अगेन यू हैव टू राइट फॉर 2 marks. हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स यू आर गोइंग टू राइट? 4 ऑब्जेक्टिव्स. तो हाउ यू विल राइट द ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो भी आपको टॉपिक मिला है प्रोजेक्ट टॉपिक, what you are going to study, which points. See, whatever topic I have given you, जो भी आपको टॉपिक मिला है वो टॉपिक एक वास्ट टॉपिक है. उतना पूरा आप 20 marks के लिए या 30 marks के लिए कवर नहीं कर सकते हो. तो वो टॉपिक में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट का, वो आपको स्टडी करना है, राइट. तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा पॉइंट्स आपको स्टडी करना है उस टॉपिक का. तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सी, ऑब्जेक्टिव मीन्स यू हैव टू राइट विच सब टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम योर गिवन प्रोजेक्ट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक इज वेस्ट मैनेजमेंट, then you can write the objectives like to study the problems regarding waste disposal, to study the methods of waste management, etc. ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी दिया हुआ है आपको कि यू हैव टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द डंपिंग ग्राउंड इन योर नियर बाय एरिया. दैट द प्रोजेक्ट इज समवॉट लाइक दैट. तो जो क्वेश्चन आपको पूछा है ना प्रोजेक्ट टॉपिक में, स्ट्रेट वो क्वेश्चन भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में. एंड वेस्ट मैनेजमेंट है तो वेस्ट मैनेजमेंट में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स आप लोग स्टडी करने वाले हो, उसका इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हो, दैट यू आर गोइंग टू राइट in objectives. Now as I told, 4 objectives you are going to write, and see that every objective you are writing in detail. ठीक है. एक एक लाइन में लिख के नहीं रखना है, बट आपको डिटेल में लिखना है. जैसे देखो, सपोज अभी इधर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने लिखा टू स्टडी द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वेस्ट डिस्पोजल. तो वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है वो थोड़ा सा मेंशन करो. लाइक जैसे देखो, टू स्टडी द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वेस्ट डिस्पोजल, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. आई हैव सीन दैट पीपल डू नॉट सेग्रीगेट और डू नॉट सेपरेट द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. सो डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर एरिया. एज द वेस्ट इज नॉट सेपरेटेड प्रॉपरली, it leads to many health hazards also, right. So I have to study such problems that are related to waste disposal. ठीक है. तो इस तरह से आपको डिटेल में हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है. जैसे सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखो लिखा है टू स्टडी द मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. देन यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ दैट देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट लाइक इंसिनरेशन, डंपिंग इज देयर, okay, burning is there. So I have to study that different methods of waste management, which method is more suitable and eco-friendly, or we can say not problematic to the environment, that I have to study. तो this way आपको पूरा जो objectives है, 4 ऑब्जेक्टिव जो आप लिखने वाले हो, वो 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स. नाउ थर्ड पॉइंट इसके पहले के स्लाइड में गया है, दैट इज़ रेलेवेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस, महत्व. सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि वाई योर प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई योर प्रोजेक्ट टॉपिक, विच एवर टॉपिक यू हैव गॉट, वाई यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि वो जो टॉपिक है, वो जो पॉइंट है, वो जो प्रॉब्लम है, वो एक मेजर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट का, या वो एक इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है एनवायरनमेंट का, ये आपको लिखना है इम्पोर्टेंस में। आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका टॉपिक जो मिला है वो इम्पोर्टेंट है? तो आपके टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप रेलेवेंस पॉइंट में, इम्पोर्टेंस पॉइंट में। एग्जाम्पल्स मतलब कैसा एग्जाम्पल्स दोगे? न्यूज़पेपर में हम लोग डेली जो न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं हम लोग बहुत सारे न्यूज़, जितना देखो तुम लोग को जितना प्रोजेक्ट का टॉपिक्स मिला है, हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ हम लोग डेली पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने वेस्ट मैनेजमेंट का आपको एग्जांपल दिया, तो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी न्यूज़ है, डंपिंग ग्राउंड्स का वगैरह न्यूज़ रहता है। तो तुम लोग ये एग्जांपल दे सकते हो कि इन आवर कल्याण, द डंपिंग ग्राउंड नियर आधारवाड़ी, कल्याण वेस्ट, it is not it has become a huge mountain of garbage, so that is very much problematic to the people living nearby. The garbage also catches fire, it releases poisonous gases which is very much dangerous, hazardous for the people living nearby and also to the environment. So this problem related to waste management is one of the major issue और मेजर प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अब दूसरा एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। गॉट इट? सो जो भी आपको प्रोजेक्ट टॉपिक मिला है, समझो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको टॉपिक मिला है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल्स दे दो, कौन कौन सा स्टेट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, फिर उसका कैसा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों को। That example you can give and you can show कि rainwater harvesting is very important for human beings, for living beings or for the environment. In this way you have to give the examples that are related to your topic and you have to show that your project is one of the important topic of the environment. So that is third point, relevance or importance, which you have to write for 2 marks. Now next comes the fourth point, that is project methodology, that is for 4 marks. As I said, this is one of the important point of the project because इस पॉइंट से पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने प्रोजेक्ट किस तरह से कंडक्ट किया है। ओके, मीन्स हियर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, मेथोडोलॉजी मीन्स कार्य पद्धति, मेथोडोलॉजी मीन्स कार्य पद्धति। ठीक है, मतलब आपको पूरा प्रोसीजर लिखना है। आपने आपका प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया, किस तरह से आपने आपका प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाला, कौन से प्लेसेस में सर्वे किया, विज़िट किया, किसी का इंटरव्यू लिया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा, ये सब आपको डिटेल में पूरा प्रोसीजर लिखना है मेथोडोलॉजी में 4 मार्क्स के लिए। अब 4 मार्क्स के लिए आपको लिखना है, 2 मार्क्स के लिए जैसा मैंने बोला एक पेज हो जाता है एक साइड, तो 4 मार्क्स के लिए आपको डिटेल में पूरा लिखना है, तो एटलीस्ट 2 पेजेस तो होगा। ठीक है, सो मिनिमम 2 पेजेस यू हैव टू राइट फॉर दिस। सो व्हाट इज दिस मेथोडोलॉजी? यू हैव टू राइट द प्रोसीजर और प्रोसेस विच यू हैव डन फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मैंने आपको 4 मेथड्स बताया था, कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड एंड सर्वे मेथड। ठीक है, कलेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड, ये 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे। आपके प्रोजेक्ट टॉपिक के हिसाब से आपको जो क्वेश्चन मिला है प्रोजेक्ट का, उस हिसाब से आप डिसाइड करो ये चारों में से कौन सा एक मेथड आप फॉलो करोगे। ठीक है, या तो कलेक्शन ऑफ डाटा फॉलो करो, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स व्हाट, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। मतलब आपका मेथोडोलॉजी में क्या आएगा, क्या प्रोसीजर लिखोगे कि आई फॉलोड द कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड फॉर माई प्रोजेक्ट, आई कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, न्यूज़पेपर्स and magazines and also from the net. The books which I referred are as follows. ठीक है, एक जो बुक्स आपने रेफ़र किया आपके प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, वो बुक्स का नाम लिखो। देन आई ऑल्सो कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर्स।
दैट कम टू माई हाउस, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर्स का नाम लिख दो, उसके बाद में थोड़ा मैगजीन्स का नाम लिख दो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन राइट सम इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड इन दिस पॉइंट ऑल्सो। एक्चुअली क्या है कि कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड में प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा खींचने के लिए ज़्यादा नहीं है, लंबा करने के लिए 2 पेजेस का करने के लिए उतना मटेरियल आपको नहीं मिलता है। तो what you can do, you can write the names of the books which you have referred, write the names of the magazines, write the names of the newspaper, and also you can write the name of the site from where you have collected the information, ठीक है। एंड इसके बाद में फिर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख दो, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मेंशन करो, उधर लिख दो। तो दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड। इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड में मैंने जैसे बोला इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, जस्ट इंटरव्यू मेथड इट इज़ ओरल, यू आर आस्किंग क्वेश्चन ओरली, एंड क्वेश्चनर मेथड मीन्स यू आर गिविंग अ question paper, that means you are giving the questions in writing and you are also getting the answers in writing. तो इंटरव्यू और क्वेश्चनर मेथड है तो यू कैन राइट आई फॉलोड द इंटरव्यू मेथड फॉर माई प्रोजेक्ट, आई कंडक्टेड एन इंटरव्यू फॉर 5 people एंड आई आस्क्ड देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जैसे मैंने बोला इंटरव्यू के लिए एंड क्वेश्चनर के लिए हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर, 10 क्वेश्चंस। 5 people अगर आपने सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए या फिर क्वेश्चनर के लिए तो 5 लोगों को वो सेम 10 क्वेश्चंस आप पूछोगे। तो जो क्वेश्चन पूछा वो भी आपको लिखना है प्रोसीजर में। आई आस्क्ड दीज फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस टू 5 people इन माई नेबरहुड। फिर कौन सा क्वेश्चंस आपने पूछा वो क्वेश्चंस लिखो, सिर्फ क्वेश्चंस, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर आपको लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में। तो प्रोसीजर में आप क्या लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चंस लिखोगे जो आपने इंटरव्यू में पूछा। सिमिलरली अगर क्वेश्चनर मेथड है तो क्या लिखोगे, आई फॉलोड द क्वेश्चनर मेथड फॉर माई प्रोजेक्ट, आई सिलेक्टेड 5 people फ्रॉम माई नेबरहुड एंड आई गेव देम द क्वेश्चनर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस। फिर कौन सा क्वेश्चंस पूछा वो क्वेश्चंस लिखो। ये हो गया आपका इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड। इफ़ यू आर फॉलोइंग द सर्वे मेथड तो एज आई सेड बिफोर, सर्वे मेथड आपको खुद करना है। तो आपको कितना एरिया सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एटलीस्ट 3 areas विच आर नियर योर हाउस, ठीक है, नियर बाय 3 areas। डोंट गो टू एनी फार अवे प्लेसेस फॉर योर सर्वे, उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने घर के नज़दीक ही एक 3 areas सिलेक्ट कर दो कि जहाँ से आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी से पूछना है क्या, नहीं, यू हैव सिलेक्टेड सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड मीन्स आप खुद जाके उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। समझो आपका प्रोजेक्ट नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है तो आपको कौन सा प्लेसेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3 क्राउडेड प्लेसेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मार्केट एरिया है, स्टेशन एरिया है, ऐसा 3 areas आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर योर प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ रहता है, ठीक है। या फिर कोई नियर बाय कोई फैक्ट्री वगैरह है जिसका आवाज़ आता है, कोई मशीन्स का ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रहा है तो वो एरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि मतलब एकदम क्राउडेड ही चाहिए, एक तो स्टेशन आएगा, एक मार्केट एरिया आएगा क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन है। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स वो भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉइज़ पोल्यूशन का प्रोजेक्ट है तो। सो 3 areas you select, you visit that 3 areas and you note down different points that are related to your project. So how you will write this, if you are selecting the survey method तो कैसे लिखोगे आपका methodology point, I selected the survey method for my project, I conducted a survey in the following 3 areas। कौन सा 3 areas select किया उसका नाम लिखो। फिर हर एक एरिया के लिए एक एक पैराग्राफ बना दो कि आप डेट एंड डे मेंशन करो, ठीक है। जैसे आज सपोज 2 December है तो 2 December 2020 मॉर्निंग 10 AM आई विजिटेड द मार्केट एरिया, कुलसेवाड़ी मार्केट एरिया, इट वॉज फुली क्राउडेड, आई ट्राई टू देर आई नोटेड
how many hawkers are sitting on the footpath for selling vegetables, and what way they are shouting to attract the peoples or to call the customers. Then the customers, what way they are, means whether they are talking in a controlled voice or they are also talking very loudly and all, because it is already noisy, so everybody has to talk loudly. All these points I noted. Also I noted whether there are many vehicles passing through that market. तो अगर vehicles भी आ रहे तो उनका भी तो noise pollution होगा, बराबर. So all these points आपको हर एक एरिया के लिए एक एक पैराग्राफ बनाना है कि उस एरिया में जाके आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मीन्स पूरा प्रोसीजर लिखना है कि आप कब उस एरिया में गए, कैसे गए, फिर उधर जाने के बाद में आपने क्या क्या नोट किया, एंड वेदर इट वाज, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वो प्रॉब्लमेटिक था क्या, एंड ऑल दैट एंटायर प्रोसीजर. जैसे हम लोग देखो केमिस्ट्री लैब में जो प्रैक्टिकल्स करते, जो एक्सपेरिमेंट करते, उसका पूरा प्रोसीजर लिखते हैं ना. टेक अ टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम दिस, ऐड ½ ml वाटर, ये सब लिखते हैं ना हम लोग डिटेल में. वैसा हर डिटेल्स आपको लिखना है प्रोजेक्ट मेथडोलॉजी के लिए फॉर 4 मार्क्स. एंड एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू राइट इट इन डिटेल, that is 2 pages. After methodology, next point is observation, which you have to write for 4 marks. Again, this is one of the important point. अभी observation में क्या लिखोगे आपको, मेथडोलॉजी कंप्लीट करने के बाद, आपका प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो, एंड उस इन्फॉर्मेशन में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन के लिए. अब ऑब्जर्वेशन भी पूरा 1 पेज का आता है, तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 10 to 12 पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड. जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, जैसे देखो कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड से आपको इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा बुक में से, नेट पे से, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते हो. तो क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसमें से इम्पॉर्टेंट 10 to 12 पॉइंट्स डिटेल में आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन में. अब एक्चुअली ऑब्जर्वेशन में आंसर क्या आएगा, क्या इन्फॉर्मेशन, देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट का कि कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन सो एंड सो, मैंने हर एक पॉइंट आपको स्पेसिफाई करके बताया है टॉपिक में, प्रोजेक्ट टॉपिक जो आपको मिला है, ठीक है. तो वो जो क्वेश्चन पूछा है ना टॉपिक का, उसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपका ऑब्जर्वेशन में. आप इन्फॉर्मेशन भी वही कलेक्ट करोगे ना जो आपको पूछा है प्रोजेक्ट में. तो प्रोजेक्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन है कि सर्वे अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन योर नियर बाय एरिया, मतलब आपने नियर बाय एरियाज में सर्च किया, सर्वे किया, कौन कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स फॉलो कर रहे लोग, तो वो पूरा लिखोगे आप किस में, ऑब्जर्वेशन में. मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड from methodology point regarding your project, that information you are going to write in observation point. कितना इन्फॉर्मेशन लिखना है, 1 पेज का. मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है तो वो आपको स्टडी करके उसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो लिखना पड़ेगा. एंड वो इम्पॉर्टेंट पार्ट लिखते समय देखो कि आपका जो टॉपिक है प्रोजेक्ट का, जो मैंने पूछा है उस प्रोजेक्ट टॉपिक में, वो कवर हो रहा है, इतना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. सो वट एवर क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड इन द प्रोजेक्ट टॉपिक, उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा ऑब्जर्वेशन में. क्लियर, ठीक है. ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट फॉर 4 मार्क्स. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द एनालिसिस फॉर 4 मार्क्स. नाउ एनालिसिस में आपको क्या करना है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, ऑब्जर्वेशंस आपका जो भी है, उस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है या फिर पाई डायग्राम बनाना है. आइदर ग्राफ बनाओ या पाई डायग्राम बनाओ, जो भी बना रहे हो पेंसिल से बनाओ, एंड उसका रूल्स प्रॉपरली फॉलो करो. मतलब अगर पाई डायग्राम बना रहे हो तो मालूम है आपको कि पाई डायग्राम मतलब वो सर्कल बनाते हो, एंड आप डिफरेंट जो सेक्टर्स आप बता रहे हो उसको प्रोपोर्शनेटली आप डिवाइड करके उस तरफ से आप डायग्राम बनाते हो. तो वो प्रॉपरली बनाओ विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस. वो डायग्राम देख के इमिडिएटली समझ में आना चाहिए कि आपने क्या, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और क्या स्टडी की है.
इवन ग्राफ इफ़ यू आर मेकिंग, तो ग्राफ का पूरा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ एक्स एंड वाई एक्सिस, देन वेरिएबल्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या बता रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या बता रहे हो, स्केल ऑफ द दैट ग्राफ, तो ये पूरा आपको कवर करना है ग्राफ में। जस्ट ग्राफ बनाना है इसलिए एक लाइन उधर खींच के रख दिया हो गया ग्राफ, नहीं, फिर आपको एनालिसिस का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्रॉपरली आप या तो ग्राफ प्लॉट करो या फिर पाई डायग्राम प्लॉट करो, पाई डायग्राम बनाओ रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट टॉपिक, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, जो भी समझ में आया है, उस हिसाब से आप पाई डायग्राम या फिर ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। एंड जो भी बना रहे हो, या तो ग्राफ बना रहे हो या फिर पाई डायग्राम हो रहा है, तो गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ और पाई डायग्राम इन राइटिंग ऑल्सो। ये हो गया एनालिसिस का। एंड देन लास्ट पॉइंट है अपना इंटरनल असेसमेंट का, जो मैंने बोला 7 पॉइंट्स है, तो उसमें से लास्ट पॉइंट है रिजल्ट, विच यू हैव टू राइट फॉर 2 मार्क्स। अब रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, है ना, पूरा प्रोजेक्ट आपने स्टडी किया, इन्फॉर्मेशन निकाला, अभी आपको बहुत कुछ पता चल गया उस टॉपिक के बारे में, तो पूरा स्टडी होने के बाद वो टॉपिक के बारे में आपका जो व्यू है, ओपिनियन है, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अपने वो आपको लिखना है। यू हैव टू राइट योर ओपिनियन, योर व्यूज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब ये भी शॉर्ट में नहीं लिखना है, एटलीस्ट 1 पेज यू आर गोइंग टू राइट, दैट इज़ अबाउट 10 to 12 लाइन्स यू आर गोइंग टू राइट फॉर रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ जस्ट योर ओपिनियन और योर व्यूज़, what you have studied, what you think of that particular topic, what you think about that particular project, particular problem, that you have to write in result for 2 marks. So in this way we have covered internal assessment 20 marks, ठीक है। Now as I said, project is total for 30 marks, जिसमें से 20 marks है internal assessment and 10 marks है external assessment। तो इंटरनल असेसमेंट अभी हो गया 20 मार्क्स। नाउ रिमेनिंग 10 मार्क्स दैट इज़ फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट, जो कौन कंडक्ट करेगा, एक्सटर्नल असेसमेंट कौन करेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर करेगा। तो फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर या फिर फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट देर आर 2 पॉइंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एंड वाइवा है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको अभी लिख के रखना है आपके नोटबुक में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सा पॉइंट्स आएगा, अभी मैंने जो आपको 7 पॉइंट्स बताए सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक से लेकर रिजल्ट तक, वही 7 पॉइंट्स आपको फिर से लिखना है, लेकिन डिटेल में लिखना है क्या, नहीं, शॉर्टकट में लिखना है। आपको रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। देखो पूरा रिसर्च आप करते हो वो एकदम डिटेल में लिखना होता है, लेकिन वो रिसर्च का रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो वो कैसा बनाते हैं, शॉर्टकट में बनाते हैं, समराइज करते हैं, है ना, उसका समरी लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट समझो 10 पेजेस का हो रहा है, तो आपका रिपोर्ट कितना पेजेस का होगा, सिर्फ 3 या 4 पेजेस का होगा, ठीक है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अभी ही रेडी करके रखना है आपका नोटबुक में, ईवीएस नोटबुक में। एंड जैसा मैंने बोला, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये आप नोटबुक में ही लिख के रखो। कॉलेज खुलने के बाद में मैं बताऊंगी आपको कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बुक खरीदना है या नहीं, वो सब सर बताएंगे क्या करना है। फाइनल जो सबमिशन, मतलब आप मुझे जो दोगे ना प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, वो कौन सा बुक में किधर लिख के देना है वो बाद में बताऊंगी, अभी आपको सिर्फ आपके नोटबुक में लिख के रखना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितना मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए कैसे लिखोगे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, same points which you have written in the project, that same points you will write, but you will write that points in short, ठीक है। आपको समराइज करके आपको वो पॉइंट्स लिखना है। एक 4 पेजेस का आपको रिपोर्ट बनाना है 5 मार्क्स के लिए। दिस रिपोर्ट विल बी चेक्ड बाय होम, दिस विल बी चेक्ड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर ड्यूरिंग ओरल एग्ज़ाम। तो वो ये रिपोर्ट चेक करेंगे एंड उस पर आपको पूछेंगे वाइवा, मतलब ओरल एग्ज़ाम, जो कि 5 मार्क्स के लिए है। तो वाइवा में क्या पूछेंगे, वॉट एवर यू हैव रिटन इन द प्रोजेक्ट, वॉट एवर यू हैव रिटन इन द असाइनमेंट्स,
that will be asked in the oral exam. ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. तो इसका मतलब क्या है कि किसी से भी कॉपी करके नहीं रखना है, अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना है, खुद पढ़ के भी आना है. गॉट दैट? सो दैट इज़ ओरल एग्ज़ाम वाइवा फॉर 5 मार्क्स. इस तरह से एक्सटर्नल असेसमेंट का 10 मार्क्स हो गया, रिपोर्ट एंड वाइवा. तो अगेन टुडे वी हैव डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट मार्किंग स्कीम. और भी अगर कुछ डाउट रहेगा, अभी ये साल तो तुम लोग को पता चल गया होगा अभी तक कि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो मोस्टली अप्रैल या मई में होगा. ठीक है, मतलब अगर जनवरी से कॉलेजेस खुल रहे हैं तो वी विल मीट फेस टू फेस इन द कॉलेज. तो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन आस्क वॉट एवर डाउट्स if any doubts are there. I don't think now you will be having any doubts. So and for EVS we know that whatever marks you will get, 50 में से आपको जो भी मार्क्स मिलता है वो ग्रेड में कन्वर्ट होगा. ऑफकोर्स पासिंग के लिए आपको 50 में से 18 मार्क्स की ज़रूरत है. यू हैव टू स्कोर मिनिमम 18. ठीक है, तो मिनिमम 18 मार्क्स यू हैव टू स्कोर फॉर पासिंग, एंड जो भी मार्क्स आपको मिल रहा है वो ग्रेड में कन्वर्ट होगा EVS के लिए. So I think all the doubts are cleared now regarding marking scheme also. So thank you for today. Bye bye. Take care.